Unit test 1. Able to solve all the recurrence relation either using master or. Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, can we leave this session because we are in that NVIDIA session? हाँ, no problem. Sir. Yes, Juhi. Sir, so our attendance is taken, right? Yeah. Thank you, sir. Are you going to NVIDIA, Divyam? Yeah, sir. I'm also in an NVIDIA session. Okay, ठीक है. Thank you, sir. चलो बोलो. Yes or no? Okay, raise your hand if you are able to solve recurrence equation using master as well as substitution technique. ठीक है, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस थे. So your result will be prepared within few days. So exactly तो मुझे पता चल ही जाएगा, but overall I want to take some idea कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया. Yes, बोलो. सर अभी तक तो आया है समझ में. ओके, सो एबल टू सॉल्व, मतलब जो क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में वो सॉल्व कर पाए हो ना? यस सर, मोस्टली. Okay, good. So similar kind of questions will be asked in university exam 2, right? So कुछ इसी तरीके के होंगे जो like स्क्वायर है तो मे बी क्यूब हो सकता है, n स्क्वायर की बजाय n क्यूब या n log n समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है. और जो कांस्टेंट पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, राइट? क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ड्यू टू कांस्टेंट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में छोटा मोटा शायद चेंज आ सकता है, और कुछ जगह पे कांस्टेंट की कोई इफेक्ट होती ही नहीं है, राइट? सो दोनों ही पॉसिबिलिटी ऑलवेज ओपन रहती है. सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, राइट? What? हाँ बोलो. I have one doubt. So, can you explain that first question from the paper? क्या था मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि रैंडम ऑर्डर में सबको आया होगा. So, Okay, I'll write in chat box. हाँ, या क्वेश्चन मुझे बताओ. Sir, chat box is not enabled. Just a minute. हाँ, you can reply to my conversation.
साक्षी? Tn is equal to 4t n minus 1 plus n. Yeah, that is the initial condition. T0 is equal to 0. So हमने कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन सॉल्व किया था, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक. सो हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया था वो कौन सा था साक्षी? Sir, I guess the 4 was not there. Yeah, so it's t n minus 1 plus n, right? Yes, yes. हाँ, अब आप वहां पे हम क्या कर रहे थे? जस्ट रिप्लेसिंग n विथ n minus 1. जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे आप n minus 1 प्लेस कर रहे हो, ठीक है? Yes. तो अब होगा क्या कि जो आपको एग्जाम में पूछा था उसमें क्या होगा कि जहां पे आपको n दिखता है, सी 4 इज अ कांस्टेंट, तो हमने जो क्लासरूम में जो सॉल्व किया था, ठीक है, उसका जो भी सॉल्यूशन था इक्विवेलेंट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा. सिर्फ जहां पे आपका t टर्म आता है उसके आगे आपको 4 कांस्टेंट लगा देना है, क्योंकि इट्स नॉट nt n minus 1. अगर nt n minus 1 होता तो आपका पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाता, राइट? सो एक्चुअली जो 4 है वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है. एक्चुअली आपका जो आंसर है उसमें कोई असर नहीं है. तो हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व किया था, मैंने जो आपको समझाया थे वक्त जो भी स्टेप्स लिखे थे, सेम टू सेम स्टेप्स आपके आएंगे आंसर में, ठीक है? सिर्फ जहां पे t दिखता है उसके आगे आपको 4 लगा देना है, दैट्स इट. सो सेम सॉल्यूशन आपको लिखना था, राइट? जो हमने क्लासरूम में मतलब लेक्चर ड्यूरेशन में जो हमने सॉल्व किया था सेम ही है, राइट? सो और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इट इज n into n minus 1 into n minus 2. इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, राइट? सो द सेम सीरीज इक्वेशन विल बी अप्लाइड हियर अगर आप बैकवर्ड मेथड से सॉल्व करते हो, राइट? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका कांस्टेंट की कोई इफेक्ट नहीं होती है आपके आंसर के ऊपर, राइट? Okay. और कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पे कांस्टेंट की इफेक्ट होती है, जैसे चलो यहीं पे मैं अभी आपको समझा, क्योंकि मुझे इस वाले क्वेश्चन में लगा ही था कि शायद कुछ लोग मिस्टेक करेंगे और अभी सारे पेपर चेक नहीं हो पाए. सो मैं एक एनालिसिस ये भी देख लूंगा कि कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे हैं, राइट? सो मान लो कि मैंने यहाँ पे t of n minus 1 की बजाय 4t n minus 1 लिखा था, राइट? अब इसी में मैंने n minus 1 में 1 भी तो कांस्टेंट है. मान लो मैं t of n minus 2 कर देता हूँ सपोज, ठीक है? तो आपका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम आपका जो इंक्रीमेंट है वो +2 होना चाहिए, ठीक है? जैसे आप n को n minus 1 से रिप्लेस करते हो, अब वहां पे आपका n minus 2 से रिप्लेसमेंट हो जाएगा. अब n minus 2 लिखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? आपका n minus 4 हो जाएगा, राइट? समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन, इंक्लूडिंग साक्षी? Yes, sir. राइट? सो n minus 2 के बाद n minus 4, फिर n minus 6, n minus 8, n minus 10, इस तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप बिल्ड होता जाएगा, ठीक है? सो उसके हिसाब से आपका जो है जो सीरीज का इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, और उस हिसाब से आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें भी डिफरेंस आएगा, राइट? सो इसीलिए जो अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कुछ जगह पे ऐसा है कि कांस्टेंट की वजह से आपका आंसर में बिल्कुल चेंज नहीं होता है. जैसे जो मैंने रिकरेंस इक्वेशन आपको दिया था, उस केस में कांस्टेंट की कोई इफेक्ट ही नहीं हो रही है. हाँ,
डेफिनेटली आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तब 4 लिखना जरूरी है. अगर किसी ने 4 नहीं लिखा होगा सो डेफिनेटली ही और शी विल लूज द मार्क. ठीक है, मैं कंफर्म मार्क कट कर दूंगा. ठीक है, क्योंकि उसी के तो मार्क थे, बाकी तो मैंने ये पूरा सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी लेक्चर में दे ही दिया था, राइट. बट अगर आपको t of n-2 या n-3 ऐसा कुछ आता है तो योर आंसर विल बी चेंज्ड, राइट. सो यू नीड टू टेक केयर कि कहां पे कांस्टेंट की इफेक्ट होती है और कहां पे कांस्टेंट की इफेक्ट नहीं होती है. ठीक है, इन नेक्स्ट वीक आई विल गिव असाइनमेंट. ठीक है, तो उसके अंदर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे. मैं अभी क्वेश्चंस के ऊपर ही वर्कआउट कर रहा हूं. सो आई विल ट्राई टू अकोमोडेट all the variation of substitution as well as master method. ठीक है, मेरा ट्राई रहेगा कि मैं जितने ज्यादा वेरिएशन वहां पे ऐड कर पाऊं उतने करूंगा, राइट. क्योंकि ये जो टॉपिक है दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्ट इन योर प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है, ये जो मतलब ये पूरा पोर्शन है रिकरेंस इक्वेशन वाला, वो आपके लैब सेशन में नहीं आने वाला है. ठीक है, तो उसकी थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी घर पे. बाकी सब में क्या है कि लैब में भी आप करते हो, क्लासरूम में भी करते हो, तो अब एटलीस्ट 2 बार तो हो ही जाता है, राइट. सो यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट आपको दूंगा जिसके अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चंस का थोड़ा ज्यादा वेटेज होगा. ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करने हैं एंड यू नीड टू सबमिट आफ्टर अ वीक. जब भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके 1 वीक बाद आपको सबमिट करना है, राइट. तो वहां पे आप उसको सॉल्व करना. और अगर मतलब आपका सबमिशन होने के बाद इफ रिक्वायर्ड मैं एक सेपरेट सेशन रखूंगा उसके कुछ अगर डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए, राइट. क्योंकि ये चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है और इट इज इम्पोर्टेंट टू. ठीक है, क्योंकि आप मान लो कि जॉब पर्सपेक्टिव से जाते हो या इवन विद इन इंडिया हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो आपको गेट देनी होगी. सो गेट में भी इसका वेटेज काफी ज्यादा है. और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उस टाइम भी डार्क के क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, राइट. अगर आप लॉजिकल कोई प्रोफाइल में एंटर होने वाले हो, ठीक है, टेक्निकल अगर कोई भी प्रोफाइल हुई तो वहां पे थोड़ा ज्यादा रहेगा, राइट. सो बेस्ड ऑन प्रोफाइल इस क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा प्लस माइनस होगा. ठीक है, सो ओके. नाउ बिनल मैम हैव कंप्लीटेड greedy, right? Sorry, divide and conquer, not greedy. Am I right? और अभी शायद डायनेमिक स्टार्ट किया है. यूनिट टेस्ट के बाद मैडम का लेक्चर आया. हाँ, तो शायद मैडम ने डायनेमिक स्टार्ट किया होगा. बोलो CSE 1-2 में से कोई कहीं पे भी लेक्चर आया? नहीं, उनका शायद फ्राइडे को लेक्चर होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ अनुश्री. यस सर, उनका लेक्चर कल है. ओके, तो मैम मोस्ट प्रोबेबली डिवाइड एंड कॉन्कर अगर खत्म हो चुका होगा पूरा तो मैम विल स्टार्ट डायनेमिक, राइट. अगर कुछ टॉपिक बाकी होगा तो पहले वो खत्म करके फिर मैम विल स्टार्ट डायनेमिक. सो आई विल स्टार्ट ग्रीडी. ओके, सो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद, उस टाइम मैंने आपको पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरऑल फ्लो दिया था, राइट. सो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली ग्रीडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा. उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, which kind of problems can be solved using greedy. ठीक है, सो जो ओवरऑल फ्लो मैंने बताया था उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स, कि जिसके अंदर आप व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम, उसका बेसिक्स क्या है, व्हाई वी नीड टू एनालाइज एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसिम्प्टोटिक नोटेशन. ठीक है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर सीखी.
नाउ फ्रॉम थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स, हर चैप्टर एक डिफरेंट टेक्निक को बिलोंग करता है, राइट? एंड बिनल मैम हैव ऑलरेडी टॉट वन टेक्निक, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर, राइट? अब एक दूसरी टेक्निक मैम स्टार्ट करेंगे, एक टेक्निक मैं स्टार्ट करूंगा, राइट? सो आई विल स्टार्ट ग्रीडी एल्गोरिथम और मैम विल स्टार्ट डायनामिक प्रोग्रामिंग, राइट? तो ये दो और टेक्निक आप सीखोगे, उसके बाद भी बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, वो सारी टेक्निक्स है दैट विल बी कवर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ greedy and dynamic, right? So in divide and conquer you have learned कि भाई हमें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि जहां पे वी कैन डिवाइड अवर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, एंड एक इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए दैट कैन डायरेक्टली सॉल्व। जैसे क्विक शॉट की बात थी, ठीक है? तो क्विक शॉट में हम क्या करते हैं कि एक पाइवट एलिमेंट लेते हैं, उसके लेफ्ट में सारे छोटे एलिमेंट, राइट में सारे लार्जर एलिमेंट हम रख देते हैं, राइट? सो इन दैट वे वी आर डिवाइडिंग अवर प्रॉब्लम कि भाई इनिशियली 10 डेटा थे तो लेफ्ट में कुछ जाएंगे, राइट में कुछ जाएंगे। इट डजंट मीन कि हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 10 को 5-5 में डिवाइड करना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है डिवाइड एंड कॉन्कर में, राइट? हमें प्रॉब्लम को डिवाइड करना है, दैट्स इट। सो 4-6 में भी डिवाइड हो सकता है, 3-7 में भी डिवाइड हो सकता है, 5-5 में भी डिवाइड हो सकता है, इवन 1-9 में भी डिवाइड हो सकता है, बट डेफिनेटली डिवीजन होगा और आपके प्रॉब्लम की साइज रिड्यूस होगी। अगर आप 10 की बजाय 9 एलिमेंट भी आपको मिलते हैं इन सेकंड इटरेशन, सो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम की साइज तो रिड्यूस हुई। आपको 10 के 10 नहीं मिलेंगे, ये श्योरिटी है, राइट? आपको ये श्योरिटी नहीं है कि 10 की बजाय 5 मिलेंगे या 6 मिलेंगे या 9 मिलेंगे या 1 मिलेगा, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी वेरिड एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन अवेलेबल डेटा। आपको जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, राइट? तो सिमिलरली ग्रीडी में हम क्या करेंगे? से ग्रीडी का डिक्शनरी मीनिंग किसी को पता है? एनीवन? Someone who wants more and is never satisfied. Sorry, Kunj, can you repeat? Who wants more and more and is never satisfied. Good. So अगर वन वर्ड में बताए तो लालच, राइट? कि भाई आपका जो भी आंसर मिलता है, यू आर नेवर सेटिस्फाइड विथ योर आंसर और आपको कंटिन्यूअसली उसको इंप्रूव करना है, राइट? जैसे जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है डिवाइड एंड कॉन्कर में, उसमें आपने जो भी सॉल्यूशन लिया, जैसे मर्ज शॉट आपने अप्लाई किया या क्विक शॉट अप्लाई किया, ठीक है, या मिन मैक्स प्रॉब्लम आप पढ़े डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर, राइट? तो उसमें जो भी आपका आंसर था, उसमें ऐसा कुछ चांसेस है कि उस आंसर को छोड़ के कुछ और आंसर आपको मिलेगा? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी वहां पे ऐसा कुछ आपको मिल सकता है? मान लो शॉर्टिंग का आंसर 10, 20, 30, 40 एंड 50 है, आप कुछ और टेक्निक से करेंगे, कुछ और एफर्ट लगाएंगे तो आपको कुछ और आंसर मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है वहां पे? शॉर्टिंग मतलब आप जो डिवाइड एंड कॉन्कर में जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़े, सारे प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूं, एनी पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ हो सकता है वहां पे? क्विक शॉट में, मर्ज शॉट में, मिन मैक्स में? या फिर बाइनरी सर्च कंसीडर कर लो कि आपको फर्स्ट टाइम में इंडेक्स मिली 5 और फिर थोड़े ज्यादा एफर्ट लगा तो 5 की बजाय 3 या 7 मिल गई आपको इंडेक्स, या आपका 10 स्टेप की बजाय 8 स्टेप में आंसर मिल गया। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? ऐसा कुछ हो सकता है वहां पे? हाँ, No, sir. राइट? सो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट? तो वहां पे तो ऐसे कुछ लालच रखने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट?
अब वहां पे आप लालच नहीं रख सकते, तो फिर ये ग्रीडी तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि ग्रीडी का तो मतलब ही वही है कि यू वांट इम्प्रूव्ड आंसर। जो भी आपको आंसर मिला है आप ट्राई करते हो, एफर्ट लगाते हो कि उससे बेटर आपको आंसर मिले, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपका जो प्रीवियस आंसर है वो गलत है। माइक अनम्यूट है। कपिल, अभी ज्वाइन हुए हो क्या कपिल? सो कहाँ पे था मैं? हाँ, यस, इम्प्रूव्ड आंसर। सो यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सम डिफरेंट आंसर, कि जो प्रीवियस आपने जो भी सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया था उससे कुछ अलग होगा, अलग इन टर्म्स, इट माइट पॉसिबल कि उससे बेटर भी हो सकता है, उससे पुअर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सर्चिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 10 स्टेप के बाद आपका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो व्हाट कैन बी द बेटर ऑप्शन, कि आप 10 स्टेप की बजाय 8 या 9 स्टेप में अगर आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द बेटर सॉल्यूशन, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो, ठीक है। अगर मान लो कि आप 10 स्टेप की बजाय 12 या 15 स्टेप में अगर आप कैलकुलेट कर पाते हो या आइडेंटिफाई कर पाते हो आपका जो भी आंसर है वो, तो इट इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ग्रीडी चैप्टर के अंदर क्या होगा कि यहां पे आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, या यू नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जहां पे मल्टीपल आंसर इज पॉसिबल, और उस मल्टीपल आंसर में से जो बेस्ट आंसर है उसको आपको पिक करना है। ऐसा कोई भी एक प्रॉब्लम कोई बता सकता है कि जहां पे मल्टीपल सॉल्यूशन इज पॉसिबल? कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आपने शायद पास्ट में कभी फेस किया हो या करंटली फेस कर रहे हो, ऐसा कुछ है कि जहां पे एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है? थोड़ा सोचो। सोचो थोड़ा। आप ऐसे बहुत, आप में से कितने लोगों ने गूगल मैप यूज नहीं किया है? है कोई ऐसा कि जिसने गूगल मैप यूज ना किया हो? तो आप वहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन डालते हो तो आपको हमेशा एक ही ऑप्शन मिलता है, या फिर जो भी सिस्टम है वो सिस्टम के पास एक ही आंसर होगा? मान लो आप अहमदाबाद टू बड़ौदा जाना है, तो अहमदाबाद टू बड़ौदा के लिए
जो भी आपको आंसर मिलेगा वो एक ही यूनिक आंसर होगा। बोलो। At least say yes or no. Multiple answer is possible at that in that application. Yes, sir. राइट। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कई बार गूगल मैप एक ही आंसर दिखाता है। डेफिनेटली इट शुड बी द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग्स, कि कई बार आप लोग सेटिंग करते हो कि अवॉइड टोल बूथ, अवॉइड ट्रैफिक जैम, ऐसा कुछ आप ऑप्शंस में टिक करते हो, ठीक है। कई बार आपने टिक नहीं किया होता है। अगर आपने टिक किया है अवॉइड टोल टैक्स, तो वो ऐसा रास्ता आइडेंटिफाई करेगा कि जहां पे टोल ना आता हो, ठीक है। अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो वो आपको एक्सप्रेस हाईवे या तो NH8 वाला ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, जहां पे आपको टोल पे करना पड़ता है, राइट। सो द सिस्टम हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, और आपने कुछ कंस्ट्रेंट भी उसको प्रोवाइड करके दिए हुए हैं, राइट, कि भाई ये जो कंस्ट्रेंट है, जैसे आपने एक कंस्ट्रेंट दिया कि भाई अवॉइड टोल, तो सिस्टम को पता है कि भाई इसको टोल पे नहीं करना है, राइट। तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाएगा कि जहां पे आपको टोल पे ना करना पड़े, राइट। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो मतलब सिस्टम समझ जाएगा कि भाई ही और शी इज रेडी टू पे द टोल, तो फिर वो उस हिसाब से मिनिमम डिस्टेंस वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको दिखाएगा, राइट। सो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं ग्रीडी मेथड से, कि जहां पे बेस्ड ऑन सम कंस्ट्रेंट आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है which is the best solution according to that constraint। जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद टू बड़ौदा का एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर एक कंस्ट्रेंट में एक्सप्रेस वे जो है वो बेस्ड सॉल्यूशन है, तो दूसरे ऑप्शन में नेशनल हाईवे 8 वाला ऑप्शन भी बेस्ड हो सकता है, और थर्ड सॉल्यूशन में कोई स्टेट हाईवे है वो भी आंसर हो सकता है, कि जहां पे आपको टोल पे ना करना पड़े, राइट। तो इस तरीके की एप्लीकेशन में यू कैन नॉट अप्लाई डिवाइड एंड कॉन्कर, यू कैन नॉट अप्लाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आपको ग्रीडी मेथड से ही सॉल्व करना होगा। क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे, अगर आप टोल पे करने के लिए रेडी ही हो, तो फिर नेशनल हाईवे पकड़ने की क्या जरूरत है, राइट। डेफिनेटली एक्सप्रेस हाईवे इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वाया नेशनल हाईवे, तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढने का ट्राई करोगे जहां पे उससे बेटर आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। सो वो बेटर रिजल्ट कौन सा है? एक्सप्रेस हाईवे। मान लो कि इन फ्यूचर कोई और ऑल्टरनेटिव मिलेगा कि जो इससे भी बेटर होगा, तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट दैट ऑल्टरनेटिव, राइट। बट इट डजंट मीन कि आपने जो प्रीवियस आंसर फाइंड आउट किया था वो गलत था, कि आपने स्टेट हाईवे आपको मिला वो आंसर गलत नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है, तो वाया स्टेट हाईवे भी आप जा सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन मिला वाया नेशनल हाईवे, वो भी सॉल्यूशन गलत नहीं है, ठीक है। बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, ठीक है। तो कुंज ने जो डेफिनेशन बताई, दैट इज एग्जैक्टली फिट इनटू आवर प्रॉब्लम, राइट। कि भाई हमें उसी तरीके से सोचना है, हमें जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे,
अगर आप उस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, देन ग्रीडी एल्गोरिथम इज द बेस्ट सॉल्यूशन इन दैट प्रॉब्लम, राइट? सो हमें ग्रीडी मेथड से उस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने हैं जहां पे हमारे पास मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो और सारे आंसर सही होंगे। मल्टीपल आंसर का मतलब ये नहीं है कि एक सही एक गलत है, ठीक है? सो हम यहाँ पे ऐसे इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे कि जहां पे मल्टीपल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल और वी नीड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग द अवेलेबल सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे दो टर्म होंगी, सिर्फ सॉल्यूशन टर्म नहीं होगी, एक टर्म होगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक टर्म होगी फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रेन आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? जैसे आपका एक कंस्ट्रेन था कि भाई मैं टोल पे करने के लिए रेडी हूं, तो आपको एक पॉसिबल आंसर क्या मिला? वाया नेशनल हाईवे, एक पॉसिबल आंसर मिला वाया एक्सप्रेस हाईवे। सो दोनों ही सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन कंसीडर होंगे क्योंकि आपका जो कंस्ट्रेन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है? बट उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ठीक है? कि भाई आपको मिनिमम टाइम के अंदर पहुंचना है, आपको ट्रैफिक अवॉइड करना है। मान लो कि ऐसा कुछ है कि आपको वाया खेड़ा होके जाना है, खेड़ा गांव में आपको कुछ काम है, ठीक है? या वहां पे आप वहां से आपको किसी को पिक करना है, ठीक है? ऐसा सपोज कुछ आपका प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप एक्सप्रेस हाईवे से नहीं जाओगे क्योंकि वहां पे खेड़ा जो है वो नहीं आता है, ठीक है? सो उस टाइम आपको डेफिनेटली नेशनल हाईवे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट एक्सप्रेस हाईवे वाले ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है? तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट आपका जो भी आंसर मिल रहा है वो फिजिबल सॉल्यूशन कंसीडर होगा और जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन अवेलेबल है उसमें से जो बेस्ट आंसर होगा दैट कैन बी कंसीडर एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब जब हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसके बाद हमें उसके जो भी कंस्ट्रेंट अवेलेबल हमको प्रोवाइड किए गए हैं वो कंस्ट्रेंट हमें देखना है, ठीक है? कि भाई क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, ठीक है? जैसे रिकरेंस में क्या थी, एक इनिशियल कंडीशन देकर रखी थी, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी हर एक प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है? मे बी एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है, इट इज पॉसिबल, ठीक है? बट मिनिमम एक आधी तो कंडीशन होगी ही होगी, ठीक है? तो उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से आपको आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन वन आंसर। अगर आपके पास एक यूनिक आंसर ही होगा तो फिर वहां पे तो ग्रीडी अप्रोच का कोई रोल ही नहीं हुआ, ठीक है? तो आपका एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि जहां पे आपको यूनिक आंसर मिले, ग्रीडी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है? सो इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके डेफिनेटली मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होंगे। अब मल्टीपल आंसर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, दैट विल बी योर फिजिबल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल अवेलेबल प्रॉब्लम, जितने भी ऑल अवेलेबल सॉल्यूशन, नॉट प्रॉब्लम, जितने भी अवेलेबल सॉल्यूशंस है उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन व्हाट विल बी द आवर स्ट्रेटेजी इन दिस चैप्टर? समझ में आया एवरीवन? Yes. गुड। सो इस चीज को दिमाग में रख के फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स वन बाय वन। एक एक करके हम प्रॉब्लम को देखेंगे, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या उसमें कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, ठीक है? कंस्ट्रेंट को हम समझेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। ओके? सो ओवरऑल हर एक प्रॉब्लम के स्टेप कुछ ऐसे होंगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, यू नीड टू चेक कंस्ट्रेंट, जो भी कंडीशन आपको देकर रखे उसको आपको चेक करना है। उसके बाद यू नीड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फिजिबल सॉल्यूशंस एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपका फाइनल आंसर मिलेगा। सिर्फ आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे आपको फुल मार्क नहीं मिलेंगे,
ठीक है, क्योंकि आपको डेफिनेटली आपको बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बट सिर्फ एक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, तो आपने बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उसके आपको मार्क मिलेंगे, बट आपने सिर्फ एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, इस रीजन से आपके मार्क्स कटेंगे भी। ठीक है, तो अगर 5 या 6 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको 5 या 6 मार्क नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है तो आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं बट आपने बेस्ट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है, या आपने जितने भी, मान लो कि आपने 5-6 सॉल्यूशन ढूंढे, उसमें से जो भी बेस्ट था वो आपने लिख दिया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने जो भी, मान लो आपने 90 आंसर लिखा है, ठीक है, और उससे बेटर कुछ आंसर मिल सकता है जो आपने प्रोवाइड नहीं किया है, तो भी आपका गलत होगा, क्योंकि आपने फिजिबल सॉल्यूशंस तो दे दिए बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपने नहीं दिया है या गलत दिया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको फिजिबल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक होगा, बट फिजिबल सॉल्यूशन अगर CSE 1 CSE 2 पूरा मिला है तो उसमें से जो भी 170 के आसपास स्टूडेंट है, 170 के 170 डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं अगर मैं फिजिबल सॉल्यूशन की बात करूं तो, बट सारे स्टूडेंट का ऑप्टिमल सॉल्यूशन का आंसर सेम होगा, क्योंकि जो भी बेस्ड सॉल्यूशन है वो तो एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक यू विल नॉट कंपेयर विथ ईच अदर। ठीक है, कि भाई कुंज अनुश्री के साथ या अनुश्री भव्य के साथ अपना आंसर टैली नहीं कर पाएगी, राइट, कि भाई मेरा आंसर 12 आता है, 14 आता है, इट माइट पॉसिबल कि आपका जो क्लासमेट है उसका आंसर 12 की वजह 12.5 होता है, नो प्रॉब्लम। फिजिबल सॉल्यूशन में तो मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है, ठीक है, बट द फाइनल आंसर वो सेम होगा। ठीक है, अगर आपने करेक्ट कैलकुलेशन किए हैं तो। ठीक है, so now in next lecture we will start first problem of this category, right, and gradually one by one हम इसके different प्रॉब्लम्स को देखते जाएंगे, और पैरेलली प्रैक्टिकल में भी ये वाला जो प्रैक्टिकल है वो मैं स्टार्ट करूंगा, या जो भी आपके लैब लेते होंगे C और D बैच के फैकल्टी वो आपके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या मे बी स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ लैब में स्टार्ट हो चुका है, राइट, मेरी लैब में अभी स्टार्ट होगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक, या मे बी फ्राइडे है कुछ स्टूडेंट की लैब। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। You can leave now. Thank you, sir. Okay.